चलो, combination of cells. Production. Combination of cells. ये एक टॉपिक है। जैसे सीरीज और पैरेलल रेजिस्टर कॉम्बिनेशन था, वैसे यहाँ पे सीरीज और पैरेलल सेल कॉम्बिनेशन होता है, राइट? तो सपोज देयर आर टू सेल्स और n नंबर ऑफ सेल्स, जैसे ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ऐसे कनेक्टेड। दे आर कनेक्टेड such that E1 and इसका internal resistance R1 है, is connected with the cell of E2 and internal resistance R2. It's the internal resistance R3 and so on. Across an external resistor R. So, equivalent cell मतलब क्या होता है? Equivalent cell means what? Single cell which will produce same potential difference across external resistance R, which the entire combination produces. Yes. Means what? ये जो पूरा सेल का कॉम्बिनेशन है, this entire combination of the cell produces some potential difference across this resistor. इसके across कुछ voltage drop आ रहा है, right? तो वो एक single cell कुछ EMF और कुछ internal resistance will produce same voltage भी across same resistor. ये 3 मिलके 4 मिलके 5 मिलके जो ला रहे हैं वो सिंगल अकेला वो लेके आएगा, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट सेल। आया समझ में? हाँ सर समझा। तो सपोज करो ये आई करंट फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आई आ रहा है, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये ई इक्विवेलेंट है और ये आर इक्विवेलेंट है, सेम करंट आई फ्लो होगा तो वी वोल्टेज सेम आएगा, राइट? यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगा के देखो जरा क्या आता है, इसमें लगा किरचॉफ लॉ। अरे करो अप्लाई, यहाँ से शुरू करो, घुमाओ ऐसा या ऐसा, कैसे घुमाओ? चलो 1 मिनट देता हूँ, खुद चलाओ, फिर मैं अप्लाई करके देता हूँ। आया? इसके क्रॉस ऐसे ले लो आप, -E1 उल्टा जरा प्लस आई R1 -E2 प्लस आई R2 -E3 प्लस आई R3 प्लस आई R इक्वल्स टू 0। ये भी अपना ठीक है। तो कितना आ जाएगा, सबको तो लेके जाओ। V इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस आई कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3। V यहाँ पे आ गया, आई आर का वैल्यू साइड लेके आए, E1 प्लस E2 प्लस E3 हो गया माइनस आई कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, ये यहाँ से आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब जरा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे निकाल के देखो, आई आर की वैल्यू यहाँ पे निकालो तो क्या हो गया, माइनस इक्विवेलेंट प्लस आई इंटू आर इक्विवेलेंट
प्लस आई इंटू आर इज इक्वल टू यानी वी, तो वी का वैल्यू कितना है, ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। नाउ कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। वी दोनों में सेम ही रखा अपन ने, क्यों, बिकॉज इक्विवेलेंट सेल है तो वो सेम रेजिस्टर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस देना चाहिए। तो इक्विवेलेंट सेल का वोल्टेज दोनों में, सॉरी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज दोनों में सेम होना चाहिए, तो वी दोनों में सेम है। कंपेयर ये और ये सेम आना है, तो इफ दीज टू आर सेम देन E equivalent is E1 plus E2 plus E3 होगा, R equivalent is R1 plus R2 plus R3. So equivalent cell is of EMF E1 plus E2 plus E3 and internal resistance R1 plus R2 plus R3. तो जो equivalent cell है उसमें क्या हुआ, देखो जो चीजें याद रखेंगे हम, is algebraic sum of EMFs of cell connected in series। algebraic sum यहाँ इंपॉर्टेंट, अगर कहीं सोचो पोलैरिटी उल्टा होता तो मैं algebraic साइन चेंज कर देता। पोलैरिटी ऑफ दिस इज रिवर्स, तो यहाँ पे माइनस E2 की जगह प्लस E2 लिखा होता था, ज्यादा तो माइनस हो जाए, राइट। सो पोलैरिटी इज इम्पोर्टेंट। तो अगर कोई उल्टा लगा होगा सेल तो उसको आपको सबट्रैक्ट करना, राइट। तो E इक्विवेलेंट इज अलजेब्रिक सम ऑफ EMFs ऑफ सेल कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पे अलजेब्रिक वर्ड यूज किया हुआ है, तो इज अलजेब्रिक सम ऑफ EMF ऑफ सेल कनेक्टेड इन सीरीज। देन R इक्विवेलेंट इज व्हाट, वो तो कोई बात ही नहीं, आप कैसा भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई अलजेब्रिक साइन होता ही नहीं है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अरे बहुत मतलब लॉजिकल है। These three resistors can be treated as resistors connected in series। तो तीनों resistors सीरीज में कनेक्टेड है, तो R is equal to R1 plus R2 plus R3 हो, ठीक है। देन इसमें क्या एनहांस होता है क्या नहीं होता है, इसमें वोल्टेज कैपेसिटी इज एनहांस, कैपेसिटी इज एनहांस फॉर श्योर। अगर आप प्रॉपर कंबाइन करो, मतलब पोलैरिटी बराबर रखोगे तो वोल्टेज कैपेसिटी इज डेफिनेटली एनहांस, करंट कैपेसिटी रिमेन्स सेम, करंट कैपेसिटी डज नॉट इंक्रीज। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या, बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है ये। इसका मतलब क्या है, मार्केट में सेल लेके आओगे ना तो उस सेल का कुछ वोल्टेज कैपेसिटी रहती है और कुछ करंट कैपेसिटी होती है। आप देखोगे ना तो वहां पे जाके दिया रहेगा कि इससे इतना करंट देगा इतना वोल्टेज देगा, राइट। तो वही अगर आप मार्केट से 3 वोल्ट एंड 0.2 एम्पियर के 3 सेल लेके आता एंड उसको ऐसा कनेक्ट करता, राइट, वहां पे करंट कैपेसिटी सेल पे लिखा होगा कितना, 0.2 एम्पियर एंड 3 वोल्ट। तो अगर आप ये तीनों कनेक्ट करते हो तो करंट कैपेसिटी अभी भी 0.2 एम्पियर ही रहेगा एंड ये 3 वोल्ट की जगह 9 वोल्ट हो जाएगा। सो 3 सेल्स of current capacity 0.2 ampere and 3 volt each if are connected in series with proper polarity, एक ही साइन से आप कनेक्ट करते हो तो क्या होगा रिजल्ट, रिजल्ट वुड बी 9 वोल्ट एंड करंट कैपेसिटी रिमेन्स सेम। ओके, समझा। उसकी एक कैपेसिटी होती है कि इससे ज्यादा करंट वो फ्लो नहीं कराएगा, ऐसा आप समझ लो। तो जो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते होंगे या जो होते हैं तो वो उसकी वजह से, जिस रेट से होते हैं उसकी वजह से इसमें इतना ही करंट आता है, तो वो कैपेसिटी एनहांस नहीं होगी। वो 0.2 एम्पियर बनी है तो बनी रहेगी, तो करंट कैपेसिटी विल नॉट बी एनहांस वेयर एज वोल्टेज कैपेसिटी विल बी एनहांस। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कैसे? ये एक सेल है P1 एंड R1, ये है A2 एंड R2, A3 and R3, connected across an external resistor of resistance capacitor। ये तीनों मिलके जो यहाँ पे वोल्टेज देंगे, राइट, लेट अस सपोज V, जो तीनों मिलके वोल्टेज देंगे, सेम वोल्टेज एक सिंगल सेल जो देगा, एक सिंगल सेल ऑफ, ये होता है E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, ये वही एक्सटर्नल रेजिस्टर R, ये अक्रॉस जो V वोल्ट्स देगा, हाँ? तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेल। ये तीन सेल मिला के जो ईएमएफ देंगे वही ईएमएफ ये देगा, ठीक है, आ रहा समझ में? तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेल। कैसे होता है अब देखते हैं, यहाँ पे V की वैल्यू निकालते हैं। किरचॉफ्स लॉ लगाओ, इससे I1 करंट आया, इससे I2 करंट आया, इससे I3 करंट आया, नेचुरली इससे I करंट पास होगा, यहाँ पे I करंट पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगा के देखो, सबसे ऊपर वाले लूप में लगाओ, ऐसा अप्लाई करो। तो बोलेगा या मैं लिख लूं? कर रहे सर। करो, 2 मिनट ले लो, करो। तो ऊपर वाले में आ गया क्या? माइनस E1 प्लस I1 R1 प्लस IR इज इक्वल टू 0। तो V का वैल्यू हो गया E1 माइनस I1 R1। ऐसे ही दिस इज सेम एज E2 माइनस, नीचे वाले लूप में लगाओगे तो I2 R2, और सेम एज E3 माइनस I3 R3। तो अगर I1 की बात करूं मैं, तो I1 की बात क्या हो जाएगी? V माइनस E1 माइनस V अपॉन R1, that is E1 by R1 minus V by R1। Similarly I2 क्या हो जाएगा? E2 by R2 minus V by R2। I3 क्या हो जाएगा? E3 by R3 minus V by R3। अब करंट उसमें ऐड होगा, तीनों का करंट कैपेसिटी एनहांस होती है इसमें, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों का करंट इसमें ऐड होगा, तो नेट करंट है I। अब देखा लास्ट इस वाले इक्वेशन से I का वैल्यू कितना आएगा? ये फिगर से अगर I निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V बाय R इक्विवेलेंट, ठीक है, ये हो गया I। अब देखो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो इसमें जो करंट आ रहा है तीनों मिला के जो करंट दे रहे सेम ही होना चाहिए, सेम वोल्टेज के लिए। तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तीनों को ऐड कर दिया तो E1 बाय R1, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 माइनस V कॉमन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। Now compare these two expressions। इधर इधर कंपेयर करना, डायमेंशनली दिस इज सेम एज दीज टर्म्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इक्वल्स टू दिस, और ये 1 बाय R इक्विवेलेंट की जगह 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 हुई। तो ये हमारा काम हो गया आसान। वन बाय R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन किसका? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बाद में इधर क्या हो गया? E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट,
E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3। तो यहाँ पे चले भाई, ऐसे याद रख लो, ये रखने के लिए याद रखने के लिए इजी होता है। तो दिस इज equivalent EMF and internal resistance of parallel combination of cells। यहाँ पे भी पोलैरिटी मायने रखती है। अगर आपने अपनी गलती से किसी की पोलैरिटी रिवर्स की है तो यहाँ पे भी अलजेब्रिक साइन लगेगा। देख लो एक बार, फिर डाउट आता है तो एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। आया आंसर? समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, सो ये दो एक्सप्रेशन हो गए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, जो आपको याद रह जाए दिमाग में कि क्या होता है इसका एप्लीकेशन। क्वेश्चन देता हूँ। सॉल्व द सर्किट विदाउट अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। अगर आपको मैं ऐसा सर्किट बोलता हूँ, आप बिना किरचॉफ्स लॉ अप्लाई के सॉल्व करें, तो ये है 2 ohm, 4 ohm, 4 ohm, 3 volt, 3 volt, 6 volt। So you have to calculate current through 12 ohm resistor without applying Kirchhoff's law। सिर्फ 12 ओम रेजिस्टर के थ्रू आपको निकालना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आप कैसे निकालोगे? फाइव बाय 16। 5/16, 1 3/2 plus 3/4 plus 3/2, 3/2 plus 3/2, 3 plus 3/4, 3 plus 3/4 कितना हो गया? 12, 15/4, 15/4 वोल्टेज हो गया। और एक 13। क्या बात कर रहा हूँ, मुझे तो 15/52 आ रहा है। किसको क्या आया? सर मेरा 15/52 है। 15/52। 52। वही तो बोल रहा हूँ, ओरल है क्वेश्चन है, डायरेक्ट देखो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। मतलब आपको ये ट्रीट करना है, भले वो तीनों अलग अलग सेल दिखाया हो, बट ट्रीट देम एज 3 सेल्स। पहला हाँ 3 वोल्ट सर। और हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस 3 वोल्ट 2 ओम, फिर दूसरा 3 वोल्ट 4 ओम, फिर तीसरा 6 वोल्ट 4 ओम। तो इसको इक्विवेलेंट सेल निकाल लो आप, तो तीनों सेल हटा के एक सिंगल सेल लग जाएगी, और फिर उसका ईएमएफ निकाल लो और इक्विवेलेंट सेल निकाल लो बेसिकली, तो उससे फिर करंट आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट सेल क्या बनेगा? 1/r is 1/2 plus 1/4 plus 1/4, that is 1। तो r का वैल्यू हो गया 1 ओम। फिर E equivalent by 1 is equal to 3/2 plus 3/4 plus 6/4। तो 3/2 plus 3/2 is 3, 3 plus 3/4 is 15/4 volt। तो equivalent voltage is 15/4 volt and internal resistance is 1 ohm। ठीक है, ये हो गया। आप देखो, अभी आपके पास काम बचा है कि एक ही सेल है 15/4 वोल्ट का, और उसका इक्विवेलेंट सॉरी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ये आपका सेल है, इस पे एक ही रेजिस्टर लगा हुआ है, दैट इज ऑफ 12 ओम। तो अभी इसका करंट इससे कितना होगा? 15/4, हाँ 15/4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 13, तो 15/52, 15/52। समझा ना? एक और क्वेश्चन कर लो बिना।
फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस दिस 8 ओम रेजिस्टर। 8 ओम वोल्ट के अक्रॉस वोल्टेज निकलना है। 2 मिनट देता हूँ फटाफट को। सर 72/11 है। ओह 7 वोल्ट कर दिया आपने। हाँ 6.3 6.3 तो नहीं आ रहा बेटा। कुछ गड़बड़ है। और किसी को आया कुछ? सर 0.9। 0.9 भी गलत आंसर है। बाकी का क्लियर क्लोज है, बस ये किया कि पोलैरिटी ठीक नहीं देखा। पोलैरिटी ठीक से चेक करो। इक्विवेलेंट सेल आएगा 5 वोल्ट 3 ओम का। 0.5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। 3.5 वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ओरल क्वेश्चन था बट कोई नहीं कर पाया। वो दो सेल देखो 6 वोल्ट और 8 वोल्ट को, पहले वो दोनों पैरेलल में उसको कंबाइन करोगे आप। हाँ तो 6 वोल्ट और 8 वोल्ट और 2 ओम है। 2 और 2 ओम मिला के 1 ओम हो गया। E/1 इज इक्वल हाँ टू 6/2 प्लस 8/2, तो E का वैल्यू 7 आ गया। तो 7 7 वोल्ट और 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। वो 7 और 2 देखो उल्टा पोलैरिटी है। हेलो सर एक और बात। देखो 6 और 8 को पहले आप क्लब करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा ये दोनों का। तो 1 2 और 2 1 हो गया। तो हाँ R का सर। वैल्यू R इक्विवेलेंट 1 ओम आ गया। अब E इक्विवेलेंट बाय 1 इज इक्वल टू 6/2 प्लस 8/2 हो गया। दैट इज 3 प्लस 4 7 वोल्ट आ गया। तो ये जो बना एक्चुअली 7 वोल्ट और 1 ओम है। इसके साथ ये 2 वोल्ट और 2 ओम है। फिर जाके ये 7 ओम। तो देखो ये दोनों सीरीज में हो गए बट इनका पोलैरिटी उल्टा है। देखो तो ये दो सीरीज वाले सेल मिला के ये 5 वोल्ट ही बचेंगे। उल्टा है 7 माइनस 2 5 हो गया और 3 ओम हो गया। और उसके अक्रॉस 7 वोल्ट ओम लगा हुआ। तो करंट कितना आ गया 5/10 0.5 एम्पियर। करंट आ 0.5 और ये 3 इंटू 0.5 दैट इज 3.5 वोल्ट हो गया। सो 3.5 वोल्ट एंड 0.5 एम्पियर। समझा? हाँ सर ठीक। चलो ये हो गई एक कहानी खत्म मेरी तरफ से। अब बचा मेरा आरसी सर्किट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेई में। बोर्ड्स में तो नहीं पूछते। आरसी सर्किट। आरसी सर्किट मीन्स व्हाट? एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है। ये रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस R है एंड ये एक्सेल है जिसका ईएमएफ E है। ओके समझा? तो हाँ सर। देखें इसमें क्या कहानी है। 0 सेकेंड में कैपेसिटर डिस्चार्ज था। इसमें एक स्विच लगा हुआ है। अभी ये स्विच ओपन स्टेट में एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। जब भी व्हेन स्विच इज क्लोज्ड
when switch is closed। ठीक, तो क्या होगा, जैसे सॉरी स्विच इज ओपन, स्विच जब ओपन है तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इज जीरो, कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है, करंट इन द सर्किट इज जीरो, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज जीरो, ईएमएफ है सेल ईएमएफ ई दिया हुआ है। ठीक, ये सारी चीजें हैं। अब देखो, विदाउट रेजिस्टर, अगर रेजिस्टर नहीं होता, जो हो नहीं सकता कभी, भाई कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही, किसमें, सेल का ही ईएमएफ, सेल का खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। चलो सेल अगर आइडियल ईएमएफ है तो जो वायर है, कनेक्टिंग वायर्स है, उनका कुछ होगा, राइट। तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है ही, बट फिर भी मान लो, लेट अस इमेजिन कि देयर वाज नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो द मोमेंट आई स्विच इट ऑन, जैसे मैं स्विच को क्लोज करता हूं, तो नेक्स्ट इंस्टेंट क्या होगा? करंट फ्लो होना कैपेसिटर चालू पे होगा। चार्ज आएगा। करंट फ्लो होना चालू होगा, ये बात सही है। कैपेसिटर पे चार्ज आना शुरू होगा, ये बात सही है। ठीक है, बट आपको नहीं लगता एक इंस्टेंट में वो सेल चार्ज, मतलब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, इनफाइनाइट करंट ड्रॉ होगा और एक इंस्टेंट में कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा? सोच के देखो, कहीं आईआर नहीं है। नहीं समझा सर। ठीक, देखो आई इंटू आर कहीं है? जब आर ही नहीं होता, तो अगर सर्किट में आर नहीं होता तो आई इंटू आर होता? नहीं। नहीं होता। तो किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से अगर मैं लूप लॉ लगाता तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर शुड बी इक्वल टू ईएमएफ। सब खराब हो गया, समझा। समझा ना भाई? किसी भी इंस्टेंट सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस एंड ईएमएफ शुड बी इक्वल टू जीरो। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर शुड बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल द वेरी नेक्स्ट मोमेंट। कोई नहीं बोल रहा। हाँ सर समझा। हाँ, तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का, 0th सेकेंड में ही वो चार्ज हो जाता था, और जैसे ही चार्ज हो जाता था तो उसका वोल्टेज, किसका, कैपेसिटर का वोल्टेज भी सेल के वोल्टेज जितना ही है, तो करंट फ्लो नहीं होता था। तो इनफाइनेटिसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल में इफ देयर वाज नो रेजिस्टर, यहां देखना, इफ देयर वाज नो रेजिस्टर in infinitesimally small time, मतलब एकदम ही छोटा टाइम इंटरवल, 0th सेकेंड में, स्मॉल टाइम इंटरवल आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, करंट फिर से जीरो हो जाता था, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर ईएमएफ के बराबर हो जाता था, सेल के ईएमएफ के बराबर हो जाता था। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस जीरो है तो कुछ भी करंट फ्लो नहीं होता था। मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि करंट फ्लो हुआ और वो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, या आपको इमेजिन करना है। ठीक, राइट। बट हुआ क्या, ड्यू टू resistance of the circuit, resistance of the circuit, limited current flows, limited current, ये जादू समझना होगा, flows ये किसी को समझ में नहीं आ पाता, flows through cell, yeah, flows in circuit, hence it takes finite time for capacitor to get completely फुल्ली चार्ज होने के लिए उसको फाइनाइट टाइम लगता है। देखो कन्विंसिंग है क्या आपके लिए?
अगर रेजिस्टेंस ना होता, अगर रेजिस्टेंस ना होता तो इनफिनिटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता। बट सिंस देयर इज रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सर्किट में रेजिस्टेंस है, इसके लिए लिमिटेड करंट हो रहा है उससे, इसलिए चार्जिंग फाइनाइट टाइम में होगी। क्या मैं इसको एलिबोरेट करूं या आप कन्विंस हो गए? सर इलाबोरेट करो सर। अच्छा ठीक है, देख भाई, क्यू चार्ज चाहिए इसको चार्ज होने के लिए। किसको? इसको फुली चार्ज। इस पे मैक्सिमम पोटेंशियल कितना आ सकता है? जितना सेल लगा आपने उससे ज्यादा तो चार्ज वोल्टेज नहीं बढ़ा सकता। तो इस पे जो मैक्स चार्ज जाने वाला है, मैक्सिमम चार्ज जाने वाला है, याद है फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV, तो C इंटू E, ये मैक्सिमम चार्ज जाने वाला है। अब सवाल ये कि ये चार्ज आप कितने टाइम में इसको दे देते हो, राइट? तो अगर इस सर्किट में कोई अपोजिशन होता ही नहीं, रेजिस्टेंस होता ही नहीं, तो इनफिनाइट टाइम में द मोमेंट यू टच इट, इसका वोल्टेज इसके बराबर हो जाता था किरचॉफ लॉ के साथ। बट यहाँ पे समझा ना ये चीज, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, यही नहीं समझा? समझा सर, समझा। अब क्या हुआ, तो इंस्टेंटली चार्ज होकर खत्म हो गई कहानी। अपना अपना देखने के लिए पता ही नहीं चला मुझे कब करंट आया कब नहीं आया, फटाक से चार्ज हुआ। बट इसमें आई करंट तो लिमिटेड फ्लो हो रहा है, आई इज वन ई बाय आर। अगर इसमें एक ही रेजिस्टर है आई, तो आई इज वन ई बाय आर। तो इतना चार्ज ट्रांसफर होने के लिए कुछ तो टाइम जाएगा ना, एक फाइनाइट टाइम जाएगा। ऐसा तो नहीं ना कि इनफिनिटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल में चार्ज हो जाएगा। सपोज दिस वैल्यू इज 5 कूलम, सपोज दिस 5 कूलम एंड करंट is 0.1 एम्पियर। तो भाई इतना करंट जाने के लिए 50 सेकंड लगेगा ना, इस करंट से इतना चार्ज पहुंचने के लिए 50 सेकंड लगेगा। आ रहा है समझ में? हाँ सर, हाँ। हाँ सर। ओके, तो अगर रेजिस्टर है, अगर रेजिस्टर नहीं है तो इनफिनिटेसिमली स्मॉल टाइम में चार्ज हो जाएगा। जितना मैक्सिमम चार्ज जाना, चार्ज जाके कहानी खत्म। If there is resistor in the circuit, then it will take finite time to get charged. ठीक, ऐसा हमको लगता है, बट ऐसा है नहीं। होगा क्या? किस केस में? इस केस में। बट as voltage across capacitor increases, current in the circuit decreases. इसका मतलब समझो, ये आपने 10 वोल्ट का सेल लगाया, पहले तो इस पे 0 वोल्ट था, लास्ट में जाके इस पे 10 वोल्ट आना था। तो जैसे ये 1 वोल्ट होता है तो करंट को तो अपोज करेगा नहीं, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे इसको आपने ऑन किया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो इसका वोल्टेज किधर है? ये डायरेक्शन में है, तो ये करंट को अपोज करेगा। तो जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा वैसे वैसे करंट भी डिक्रीज होने लगेगा। क्या आपको हाँ समझ सर, में समझा। आया? हाँ सर। राइट। तो ऑल टुगेदर इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू गेट कंप्लीटली चार्ज, हेंस इट टेक्स, इन ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, कोई भी कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज नहीं होता। इट टेक्स इनफिनाइट टाइम टू फुल्ली चार्ज। ये कभी E के बराबर पहुंचने ही नहीं पाता, इनफिनाइट टाइम तक चलता रहता है। अगर रेजिस्टर ना होता तो 0 सेकंड में ही चार्ज हो जाता था। रेजिस्टर था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फाइनाइट टाइम में चार्ज हो जाए। फाइनाइट टाइम तो छोड़ दो, पता चला इनफाइनाइट टाइम लग गया। होना था कैपेसिटर की चार्जिंग जो 0 सेकंड में हो जानी थी,
बट 0 सेकेंड नहीं हुई, चलो फाइनाइट टाइम में हो जाती तो भी मैं खुश था, बट जादू कुछ ऐसा हो गया कि इनफाइनाइट टाइम लग गया, तो कैपेसिटर कभी फुली चार्ज हो ही नहीं पाता। अरे समझ में, इसकी स्टोरी कुछ वैसी ही है कि एक बॉल है जो फ्लोर पे गिर के हाफ द हाइट बाउंस होता है, नहीं, हाफ द हाइट बाउंस होता है, तो 2 मीटर से गिरा, तो ये कब ग्राउंड पे जाके फुल्ली रेस्ट होगा, कभी नहीं। 1.5, 0.25, अगली बार 0.125, अगली बार 0.0625, 0.03125, ऐसा चलता जाएगा, लेकिन जीरो कभी नहीं हो। जो इसी तरह इसमें भी रहता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा करंट कम होता जाएगा, द रेट एट विच इट इज रिसीविंग चार्ज विल गो ऑन डिक्रीजिंग, एंड फाइनली इट विल नेवर बी फुल्ली चार्ज। फुल्ली चार्ज ये कभी नहीं होगा, फुल्ली चार्ज कभी नहीं होगा, समझा? तो इसी टॉपिक के ऊपर है हमारा, सॉरी, इसी के ऊपर हमारा डिस्कशन। तो टॉपिक है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चलो आगे स्टोरी समझ में, कई लोग पढ़ डालते हैं, पूरा टॉपिक समझ में नहीं आता, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। तो कहानी क्या थी, कैपेसिटर चार्ज करना था मुझे। बेसिकली टॉपिक का नाम ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर। एक रेजिस्टर के थ्रू चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे होती है, तो करना था चार्ज या डिस्चार्ज भी पढ़ेंगे हम लोग। तो चार्जिंग करनी थी, तो सवाल ये आया कि कितनी देर में चार्ज हो जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट करें कि 0 सेकेंड में होगा, बट देखा तो अरे बाप रे, इधर तो रेजिस्टर है, मतलब लिमिटेड करंट पास होगा, मतलब थोड़ी देर तो लगेगी। फिर बाद में देखा अरे ये भी तो उल्टा चार्ज होता जाएगा, फिर अपोज करना स्टार्ट कर देगा, तो करंट को कम कर देगा, तो ऑल टुगेदर इट विल टेक इनफिनिट टाइम टू गेट फुली चार्ज। तो लेट्स सी कितने टाइम में कितने परसेंट चार्जिंग होगी, वो सारे टॉपिक हमने यहाँ पे समझना है। सो सपोज t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, जैसे ही स्विच ऑन किया मैंने, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, चार्ज का तो पता नहीं, चार्ज समझो स्मॉल q है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज q बाय c, q इज इक्वल टू cv, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस इज q बाय c। एंड करंट, करंट तो ये तो स्टार्टिंग में तो जीरो था, सॉरी सॉरी स्टार्टिंग की बात हो रही, सॉरी 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 सॉरी, चार्ज जीरो, जीरो, करंट था E by R, 0 सेकेंड। So 0 सेकेंड में the moment you switch it on, since there is going to be finite current in the circuit, तो 0 सेकेंड में voltage drop across capacitor is 0, charge on capacitor is 0, and current in the circuit is E by R. तो after t seconds के बाद क्या कहानी हुई, चार्ज समझ लो Q हो गया, चार्जेस Q, तो VC कितना हो जाएगा Q बाय, तो चार्ज कितना Q है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस इज Q बाय C, तो Q इज व्हाट, Q इज, यहाँ पे छोड़, हाँ, और कुछ तो करंट होगा वो मुझे पता है, तो लेट अस अप्लाई ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ अप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या आ गया, ऐसे माइनस VC, करंट ऐसा जा रहा है ना, माइनस IR प्लस E इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, माइनस Q बाय C, यहाँ सब उधर ले जाओ, अच्छा ही चलो उधर ले जाते हैं, Q बाय C प्लस IR इज इक्वल टू E, ठीक है, बट I इज व्हाट, dq बाय dt, तो R dq बाय dt प्लस Q बाय C इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बन गया। कुछ समझा, वापस समझाऊं,
नहीं समझा। ओके, सो आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू ई हो गया। तो इसमें हमने फॉर्मूला लगाया डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई आर सी इज इक्वल टू ई बाई। Now this is linear differential equation, इसको बोलते हैं linear differential equation. This is known as linear differential equation. ये स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स में। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसका निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको रीड कैसे करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या होता है, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब जनरल फॉर्म जो होता है ना कैसे होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पे पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स और कॉन्स्टेंट्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इसका ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, एंड सोल्यूशन उसका होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y is equal to integration of integrating factor into QDX। ये एक स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अभी देख के डर लग रहा होगा, बाद में समझ में आएगा, सबसे आसान वाला होता है। तो y की जगह q है और x की जगह t है, तो dy by dx, तो dq by dt, y की जगह q है, कांस्टेंट होगा 1 by rc e by r। तो सबसे पहले लिखा मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज 1 by rc dt। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया मेरा, कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, आ रहा है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से नहीं आ रहा। इंटीग्रेटिंग, ये एक्चुअली इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ये मैथ्स में डिटेल में सीखेंगे हम लोग कि ये क्यों आया, कैसे आया, ये बड़ी कहानी है। ये सिलेबस में है हमारे। इस टाइप का एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, बोर्ड्स में आता है। So dy by dx plus py is equal to q, where p and q are functions of x और constants। ठीक है, ऐसे में इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं हम लोग e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ y का जो कोएफिशिएंट है ना dx, ये हो गया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx। ये तरीका है उसको सॉल्व करने का। तो देखने में कंपेयर करो, ये भी तो वही लग रहा है, y की जगह q है, x की जगह t है, p की जगह 1 by rc है, y की जगह q है, और उधर q की जगह e by r है। नहीं लग रहा कंपेरेबल है? हाँ सर। बोल। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y। तो कोएफिशिएंट ऑफ q इज 1 by rc, 1 by rc, 1 by rc कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन dt is t। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, integrating factor into q is equal to integration of integrating factor into capital Q dt। So e raised to t by rc into q is equal to e raised to t by rc into, उस साइड में क्या था, e by r dt plus a constant। तो e by r as it is, e raised to t by rc का इंटीग्रेशन e raised to t by rc upon 1 by rc प्लस कांस्टेंट के। ठीक है, ऐसा है। हाँ सर। हाँ, कुछ बोल रहे हैं? t equals to q is equal to 0, तो ये e raised to 0 1, q is equal to 0, तो ये हो गया 1, तो k का वैल्यू माइनस सी, k का वैल्यू माइनस सी हो गया। तो ये माइनस सी है, सबको e raised to t by rc से डिवाइड कर रहा हूँ, तो q is equal to c कॉमन, c a कॉमन 1 माइनस e raised to t by rc, ये आंसर। So Q, charge at any instant, that is tth second, is C into 1 minus e raised to minus t by rc। ये है आपका चार्ज।
आ रहा समझ में? हेलो। हाँ सर। तो दिस इज चार्ज एट t सेकेंड्स। अगर t का वैल्यू इन्फिनाइट डाल दोगे आप, तब जाके ये 0 होगा और q का वैल्यू c होगा लास्ट में जाके, इन्फिनाइट में जाके। चलो टाइम आज कम पड़ गया थोड़ा, एक और आधे क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में करता हूँ। ओके, ब्लर भी हो गया लास्ट क्लास में इसके लिए। चलो आई स्टॉप।